तो इतना रिस्क तो लेना पड़ेगा देखो आईएएस बनने के लिए, है ना। ये दोनों थीम्स से आया है, वैदिक एज एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, तो द फर्स्ट स्टेटमेंट ओवर हियर इज ऋग वैदिक आर्यंस यूज द कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट इन वॉरफेयर, वेयरएज पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन डिड नॉट लीव एनी एविडेंस ऑफ यूजिंग देम। ठीक है, देखते हैं सही है कि नहीं। अब सेकंड स्टेटमेंट है ऋग वैदिक आर्यंस न्यू गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर वेयर इज इंडस वैली पीपल न्यू ओनली कॉपर एंड आयरन। एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टेटमेंट। आयरन तो डिस्कवरी वैदिक एज में हुआ है, तो इंडस वैली के लोगों को उसके बारे में कैसे पता होगा, गलत हो गया। ठीक है, ऋग वैदिक आर्यंस हैड डोमेस्टिकेटेड द हॉर्स, नो एविडेंस ऑफ इंडस वैली पीपल हैविंग अवेयर ऑफ दिस एनिमल। सही है, ठीक है। सेकंड गलत है तो बी हटा देंगे, डी हटा देंगे। अब थर्ड सही है तो बचा गया। अब तुम्हें फर्स्ट स्टेटमेंट पता हो या ना पता हो तो भी ये सही हो गया। यहाँ पर एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, जनरली क्या होता है कि एक पैटर्न बन गया कि यूपीएससी में एक्सट्रीम स्टेटमेंट गलत होता है, तो जिसने ये एनी देख के गलत करेगा उसका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आप उसको सॉल्व कीजिए। ओके, यहाँ पे हम सीखेंगे कि कैसे आप एलिमिनेशन लगा सकते हो फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ गुप्तास अंटिल द राइज ऑफ हर्षवर्धना इन द अर्ली 7th सेंचुरी। ठीक है, यहाँ पे क्रोनोलॉजी भी सीखोगे आप और एलिमिनेशन भी सीखोगे। 7th सेंचुरी की बात चल रही है। ओके, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वर होल्डिंग पावर इन नदर्न इंडिया। ओके, गुप्तास, परमार्स, पुष्यभूति, मौखरीज, यादवास एंड मैत्रकास। ठीक है, अब यहां पे जो परमार है और यादवास है ये तो 10th सेंचुरी में थे। ओके, इसीलिए मैंने आपसे क्या बोला कि आपको क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए, एक ब्रॉड टाइमलाइन पता होनी चाहिए। एग्जैक्टली मैं नहीं कह रही हूं कि याद करो, है ना। बस जैसे ही आपने 2 हटाया, जैसे ही आपने 5 हटाया, ओके 2 हटा दो, जहां भी 5 है वो हटा दो एंड योर आंसर इज बी 1, 3, 4 एंड 6। नाउ इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम्हें पता हो मैत्रकास के बारे में, पुष्यभूति के बारे में एक्सेट्रा, बट यहां से मैं आपको आगे का पीवाईक्यू एनालिसिस बताती हूं कि आपको करना क्या है। ये आ गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, अब अगले साल देखो यूपीएससी इतना भी तो पागल है नहीं कि दोबारा सेम क्वेश्चन देगा तुमको। अब तुमको करना क्या है, पहले तो एक चीज इससे समझ आ रही है, गुप्तास के बारे में अच्छे से पढ़ना है, हर्षवर्धनास के बारे में पढ़ना है। ओके, देन इन डायनेस्टीज के बारे में गूगल सर्च करो और इन पे नोट्स बनाओ। ठीक है, या फिर आर.एस. शर्मा एनसीईआरटी में इनके बारे में दिया हुआ है, वहां जाके भी पढ़ सकते हो, तो जैसा भी आपको ठीक लगे। बट दिस इज हाउ यू नीड टू डू पीवाईक्यू एनालिसिस। सिर्फ ये बी आंसर देख लेने से पीवाईक्यू प्रैक्टिस नहीं होती है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत, लेकिन देखो अगेन कॉन्सेप्ट इंटरलिंकेज, विजयनगरा भी आ गया इसमें, है ना, और चंगेज खान को भी रिलेट कर दिया इन लोगों ने। इट वाज ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश दैट चंगेज खान रीच्ड द इंडस इन परस्यूट ऑफ द फ्यूजिटिव ख्वारिज्म प्रिंस। ठीक है, इट वाज ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक दैट तैमूर ऑक्यूपाइड मुल्तान एंड क्रॉस्ड द इंडस। देखते हैं, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है, इट वाज ड्यूरिंग द रेन ऑफ देवराया II ऑफ विजयनगरा एम्पायर दैट वास्को द गामा रीच्ड द कोस्ट ऑफ केरला। अब यहां पर देखिएगा आप लोग, अगेन बेसिक इंफॉर्मेशन होगी, सही हो जाएगा। देवराया II, ओके, विजयनगरा एम्पायर के बारे में नॉलेज होगी ना तो भी सही हो जाएगा तुम्हारा। देवराया तो 1446 में ही मर गया, वास्को दा गामा बच्चे को पता है ये 1498 में आते हैं, तो थर्ड स्टेटमेंट तो गलत हो गया। ओके, अब तुम एटलीस्ट 50% तक तो पहुंच गए, और यूपीएस 50% मतलब अब 50% चांस है कि तुम्हारा आंसर सही होगा। ओके, और लाइक एटलीस्ट आप 50% प्रोबेबिलिटी तक पहुंच गए, तो नाउ आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही करना है। ठीक है, अब आपको सेकंड स्टेटमेंट पता है तो और भी अच्छी बात है। तो देखिए फर्स्ट तो सही है, ओके, ये हमें पता चल गया। अब सेकंड पे आपको सोचना है। अब देखो अभी मैंने क्या बोला कि दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक इंपॉर्टेंट है। अब मोहम्मद बिन तुगलक इंपॉर्टेंट है तो अगर तुम उसे अच्छे से पढ़ के गए हो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि यार ऐसा कुछ तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर नहीं हुआ। सेकंड भी गलत हो गया, सो नाउ वी गॉट द आंसर ए, दैट इज वन ओनली। दिस वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फिरोज शाह तुगलक एंड नॉट मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, हेलो माय डियर यूपीएससी एस्पिरेंट्स, क्या आप भी यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए एमैक को स्किप करने का छोड़ रहे हो? तो ये मिस्टेक बिल्कुल भी मत कीजिएगा, बिकॉज स्किपिंग एमैक कैन कॉस्ट यू एन एंटायर ईयर ऑफ प्रिपरेशन। चलिए, तो आज इस वीडियो में हम बात करते हैं कि कैसे आप एंशिएंट मिडीवल आर्ट एंड कल्चर को कैसे स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हिस्ट्री जो है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप हिस्ट्री दैट इज स्पेशली एंशिएंट मिडीवल आर्ट एंड कल्चर को अगर आप स्किप करके जाएंगे तो इससे आपको अपनी पूरी एंटायर ईयर ऑफ प्रिपरेशन पर हैम्पर हो सकता है। ओके, वो पूरी आपकी वेस्ट हो सकती है और आपका एक अटेम्प्ट अगेन फिर से आपके चांसेस ऑफ क्वालिफाइंग कम हो जाएंगे। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हिस्ट्री काफी ज्यादा वेटेज रखता है इन द यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। एमैक के सेक्शन से हम देखते हैं अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि 1/5 ऑफ द क्वेश्चंस पेपर में इस सेक्शन से आ रहे हैं। तो अगर किसी सेक्शन से 1/5 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसको कवर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन इसमें से हम देख रहे हैं कि 60% प्लस एमैक से टुगेदर अगर पूरा हिस्ट्री सेक्शन देखें तो उसमें से 60% से ज्यादा क्वेश्चंस तो एमैक से आ रहे हैं। देन क्वेश्चंस देखिए ऐसा नहीं है, कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट भी होते हैं, है ना, बट कुछ क्वेश्चंस इजी भी होते हैं। तो आपका एम ये नहीं होना चाहिए कि आप उन डिफिकल्ट क्वेश्चंस को टारगेट करें, आपका एम ये होना चाहिए कि जो इजी और मीडियम क्वेश्चंस आ रहे हैं, मीडियम लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो आपके गलत ना हो। हिस्ट्री में अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं कि एक वो तरीके के बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर ले,
तो वो दुनिया जहान के रिसोर्सेज पढ़ लेते हैं। दूसरे होते हैं जो सोचते हैं कि यार इससे तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होता है, तो वो स्किप करके चले जाते हैं। सो आपको एक्सट्रीम नहीं बल्कि बुद्धा का मिडिल पाथ फॉलो करना है। ओके, बेसिक एनसीईआरटीज, पीवाईक्यूज और 2-3 मॉक इन सेक्शंस के लगा के जाओ। इतनी स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है। नाउ अब अगर हम इसमें एक टॉपिक वाइज वेटेज देखें तो इसके लिए मैंने जो पास्ट 10 ईयर्स में जितने भी पीवाईक्यूज पूछे गए एंशिएंट, मिडीवल, आर्ट एंड कल्चर से, इन क्वेश्चंस को एनालाइज करके मैंने देखा कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आए। तो सबसे कम क्वेश्चंस हमको एंशिएंट से देखने को मिल रहे हैं, फिर मिडीवल से, और सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस सीन में आर्ट एंड कल्चर सबसे ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। तो अगेन दिस गिव्स यू अ हिंट कि जब आप एंशिएंट, मिडीवल और आर्ट एंड कल्चर कर रहे हैं तो आर्ट एंड कल्चर पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। अब यहाँ पर अगेन एक मिस्टेक जो एस्पिरेंट्स जनरली करते हैं, हम ऐसा सुन लेते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लो, तो बच्चे क्या सोचते हैं, अच्छा ये छोड़ देते हैं। ओके, छोड़ना कुछ भी नहीं है, पढ़ के सब कुछ जाना है। टॉपर्स को सुना होगा ना अक्सर कहते हुए कि सिलेबस पूरा कवर करके गए थे, तो सिलेबस तुम्हें भी पूरा कवर करके जाना है। जो चीज इंपॉर्टेंट बताई जा रही है उसको और अच्छे से पढ़ना है। ओके, सो वी सॉ कि देयर वर 16 क्वेश्चंस फ्रॉम एंशिएंट, 28 फ्रॉम मिडीवल एंड 63 क्वेश्चंस इन द पास्ट 10 इयर्स फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर। तो सबसे ज्यादा वेटेज हो रहा है इसका। एंशिएंट में अगर हम देखें तो फोकस एरियाज आपके रहते हैं जैसे कि हड़प्पन, मौर्याज, गुप्ताज एक्सेट्रा। मिडीवल में आपका फोकस एरिया रहता है दिल्ली सल्तनत, विजयनगरा एम्पायर एक्सेट्रा। मेजॉरिटी फोकस या मेजॉरिटी वेटेज किसका जा रहा है, आर्ट एंड कल्चर का। ठीक है, अब अगर आपको एक स्मार्ट प्रिपरेशन करनी है एंशिएंट हिस्ट्री में, है ना, इसको आप स्मार्टली कैसे अप्रोच कर सकते हैं। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज कि आपको यहाँ पर एक क्रोनोलॉजी बिल्ड करनी है। अभी जब हम यहाँ पर पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे देन ऑल्सो आई विल टेल यू कि ये क्रोनोलॉजी बिल्ड करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। तो एक बेसिक टाइमलाइन ना आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि आप अगर कुछ क्वेश्चंस देखोगे, फॉर एग्जांपल एक इस तरह का क्वेश्चन आया कि कौन किसका कंटेम्प्रेरी है, तो ये आप क्रोनोलॉजी से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, देन किसने किसके बाद किस टाइम पे इन्वेजन किया, तो उसके लिए क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है। माइंड इधर पे आप एक चीज माइंड कीजिए कि आई एम नॉट आस्किंग यू टू लर्न टाइमलाइंस कि कौन सी बैटल कौन से ईयर में हुई, ओके, कौन कब किंग बना। आई एम नॉट आस्किंग यू टू लर्न द टाइमलाइंस। मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको क्रोनोलॉजी पे ध्यान देना है। ठीक है, तो क्रोनोलॉजी इज नॉट अबाउट लर्निंग द टाइमलाइंस, क्रोनोलॉजी इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द टाइम पीरियड, है ना, पहले कौन आया, बाद में कौन आया, कौन किसका कंटेम्प्रेरी था, अगर कोई इन्वेजन हुआ तो उस टाइम पे कौन सी डायनेस्टी का रूलर वहां पे रूल कर रहा था। दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो। ओके, और इसमें अगर जैसे आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी भी आ रही है ना, आपको क्रोनोलॉजी या फैक्ट्स याद करने में डिफिकल्टी आ रही है, तो आप इसको ऑडियो विजुअल के थ्रू कवर कीजिए। यूट्यूब पर हज़ारों वीडियोस पड़ी हुई हैं, है ना, जो आपको अच्छी लग रही है, आपको ज़्यादा समझ आ रही है वो आप देखिए। और इस जो भी टॉपिक आपको इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, जैसे कि मुझे जनरली एंशिएंट हिस्ट्री मुझसे हो जाता था, ओके, मुझे इजीली याद हो जाता था। बट मिडीवल में कुछ टॉपिक्स थे, स्पेशली जैसे पाला, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। तो जो टॉपिक आपको वीक लग रहा है ना, उस पर आप एमसीक्यूज सॉल्व कीजिए। वो एमसीक्यूज आप यूट्यूब वीडियोस के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, या नॉर्मल मार्केट में काफ़ी वर्कबुक्स, बुकलेट्स आती हैं, उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज कि आपको क्रोनोलॉजी बिल्ड करनी है। ओके, सेकेंड इज मास्टर पीवाईक्यू थीम। अब स्किप करने से तो अच्छा है कि आप एटलीस्ट पीवाईक्यू थीम्स को देखते हुए एटलीस्ट उन टॉपिक्स को कवर कर लें, है ना। तो पीवाईक्यू थीम्स जैसे कि अगर आप एंशिएंट कर रहे हो तो एटलीस्ट हड़प्पन, वैदिक, गुप्ताज, मौर्याज ये पढ़ के चले जाओ। मिडीवल कर रहे हो तो एटलीस्ट आप दिल्ली सल्तनत, विजयनगरा एम्पायर, पाला, प्रतिहार, राष्ट्रकूट ये पढ़ के चले जाएं। आर्ट एंड कल्चर अगर आप कर रहे हो तो टेम्पल आर्किटेक्चर, डांस, बुद्धिज्म, जैनिज्म इसको पढ़ के चले जाओ, है ना। तो मैं हमेशा उन स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, जैसे देखो हर किसी की ना कुछ स्ट्रेंथ होती है, कुछ वीकनेस होती है। ओके, फॉर एग्जांपल माय स्ट्रेंथ वाज पॉलिटी, इकोनॉमी एक्सेट्रा, एंड आई वाज मेरी वीकनेस थोड़ा सा साइंस एंड टेक था। तो आपको क्या करना होता है कि जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, ओके, उसको आप और स्ट्रेंथन करो, जो वीकनेस है उसको आप एवरेज बना लो। तो मोस्टली स्टूडेंट्स जिन्हें भी मैं मेंटर करती हूँ, जनरली मैं देखती हूँ कि एमैक उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं होता है स्टूडेंट्स का। तो अब अगर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपका इतना इंटरेस्ट नहीं है उसमें, है ना, तो उसे बहुत अच्छा तो नहीं बना सकते। सो इसको आप थोड़ा सा एवरेज बनाने की कोशिश कीजिए। एवरेज कैसे बनाइए कि एक बेसिक रिसोर्स पढ़ लीजिए और पीवाईक्यू थीम्स। ओके, तो इससे आप क्या कीजिए, एक तो पीवाईक्यू थीम्स आइडेंटिफाई कीजिए, दूसरा जो भी पीवाईक्यू आ रहा है सिर्फ आप आंसर मत जानिए, उसके ऑप्शंस को भी एनालाइज कीजिए, उनके ऊपर भी नोट्स बना लीजिए। ओके, और उनके ऊपर भी डिटेल में पढ़ लीजिए। देन अनदर थिंग इज इंटरलिंकिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स। हिस्ट्री में रिसेंटली हम ऐसा ट्रेंड देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन सिर्फ पालाज पे आ गया, थोड़ा इंटरलिंक करके क्वेश्चन आ रहा है। ओके, पालाज और पल्लवाज का क्वेश्चन साथ में आ गया, है ना, या फिर दिल्ली सल्तनत और उसके साथ उन्होंने कुछ और मिक्स कर दिया। तो इसलिए आपको जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, उनका एक इंटरलिंकेज आपको बिल्ड करना पड़ेगा। रेगुलर रिवीजन, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये स्ट्रैटेजी तो आई डोंट थिंक कि सिर्फ एमैक में इसकी ज़रूरत है, ये तो किसी भी सब्जेक्ट में ज़रूरत है।
एमैक में इसकी नीड ज़्यादा इसलिए होती है बिकॉज दिस इज फैक्चुअल, है ना। तो जनरली व्हाट आई डू विद एस्पिरेंट्स कि जब आपका जैसे प्रीलिम्स पास आने वाला हो तो आप हार्ड टू रिकॉल फैक्ट्स को और ज़्यादा रिवाइज करो। ओके, एग्जाम के 2 दिन पहले भी इन्हें रिवाइज करके जाओ। सो एंशिएंट में मिडीवल आर्ट एंड कल्चर वीडियोस के थ्रू भी आप बहुत सारा रिवीजन करते रहिए, जितना रिवाइज करोगे उतने ये फैक्ट्स याद होंगे। देन लास्ट इज एलिमिनेशन। देखिए तो अभी आई थिंक कुछ टाइम पहले जस्ट 1 और 2 आवर्स अगो आई वाज रीडिंग समवेयर कि एक स्टूडेंट ने लिखा कि वो कुछ पढ़ के गया, ओके, आई थिंक अबाउट एनवायरनमेंट, है ना। एनवायरनमेंट के बारे में बच्चा लिख रहा था कि पीटी 365 की, स्पेशली विद रेस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स। ओके, तो करंट अफेयर्स में पीटी 365 की, लेकिन जब वहाँ जाके लॉजिक ही लगाना पड़ रहा है तो इसको पढ़ने का फायदा क्या है। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये 12th क्लास का एग्जाम नहीं है, ना ही ये कोई ग्रेजुएशन का एग्जाम है कि किताब पढ़ के गए और उससे वहाँ पे क्वेश्चन आ गया। तो द पॉइंट इज कि आपने जो पढ़ा है वहां जाके आपको अपना लॉजिक, अपना कॉमन सेंस, अपनी एलिमिनेशन टेक्निक्स यूज ही करनी पड़ेंगी। ओके, चाहे आप कितना भी पढ़ के चले जाओ, मैं आपको रोमिला थापर की सारी बुक्स पढ़ा दूं तो भी यूपीएससी में वो होने नहीं वाला है। अल्टीमेटली आपको लॉजिकल गेसिंग यूज करना ही पड़ेगा, वो एग्जाम की डिमांड है। एग्जाम इज अबाउट कॉमन सेंस। तो सिमिलरली एमैक के बारे में है ना, चाहे आप कितना भी पढ़ लो और इन केस आपने बेसिक सोर्सेज पढ़े हैं तो भी आपको एलिमिनेशन टेक्निक्स आनी चाहिए। आप सब कुछ पढ़ के नहीं जा सकते हो, वहां जाके आपको अपना कॉमन सेंस और लॉजिक यूज करना पड़ेगा ताकि आप कट ऑफ को पार कर पाए और मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। ओके, अभी इस वीडियो में फर्दर वी विल लर्न कि कैसे आप एलिमिनेशन टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री के की ट्रेंड्स अगर हम देखें तो जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया, मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर फ्रॉम हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक है, वहाँ के लोग कैसा रिलीजियस प्रैक्टिस करते थे, उसकी साइट्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो मोहनजोदड़ो हो, ढोलावीरा हो, लोथल हो, एक्सेट्रा। यस, मॉडर्न पीरियड में हमको अशोका से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। गुप्ता एरा में हमको उनके जैसे कि कॉइनेज के बारे में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, चंद्रगुप्त टू के बारे में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, गुप्ता के टाइम पर जो जैसे कि फाइयान ने विजिट किया था तो उसके बारे में हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एंड यस, वी वर टॉकिंग अबाउट कि कॉन्सेप्ट का इंटरलिंकेज होना चाहिए, है ना। तो जब क्वेश्चन आ रहा है जहां पर वैदिक और हड़प्पन एज को कंपेयर कर रहे हैं तो दैट इज कॉन्सेप्ट इंटरलिंकिंग। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप एक कंपैरेटिव एनालिसिस के साथ हिस्ट्री को अप्रोच करें, ना कि सिलोज में आइसोलेशन में सिर्फ चैप्टर्स पढ़ें। ओके, एक इंटरलिंकेज, एक क्रोनोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिडीवल हिस्ट्री में हमको दिल्ली सल्तनत से काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हो, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हो, मुगल एम्पायर से मेनली अकबर। ओके, तो दैट इज कि मुगल एम्पायर पढ़ना है लेकिन ज़्यादा फोकस अकबर की पॉलिसीज पर करना है। भक्ति एंड सूफी जो कि आर्ट एंड कल्चर में भी ओवरलैप होगा। एंड विजयनगरा, विजयनगरा में मेनली आपको इनके जैसे कि जो नायक सिस्टम था, देन इनका इंपॉर्टेंट रूलर कृष्णदेव राया, यस, है ना, कृष्णदेव राया पर आपको फोकस करना है। सो दीज आर दी फोकस एरियाज। अगर आप इतना इतना भी पढ़ के चलेंगे ना तो डेफिनेटली 2-2 क्वेश्चंस तो आपके सही हो ही जाएंगे सब में, एंशिएंट, मिडीवल, ईच। ओके, आर्ट एंड कल्चर में बुद्धिज्म, जैनिज्म, उसकी सेक्ट्स जैसे कि कौन कौन से, स्थावीर वदन, लोकोत्तर वदन, ओके, महायान, ये सब आपको पता होना चाहिए। काउंसिल्स, बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई हैं, जैन काउंसिल्स हुई हैं। टेम्पल आर्किटेक्चर में नगारा, द्रविड़ा, विजयनगरा एक्सेट्रा। डांस म्यूजिक में जैसे कि अभी हम डिस्कस करेंगे, देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन त्यागराजा, ओके, विच वाज लिंक्ड विद करंट अफेयर्स आल्सो। तो हिस्ट्री में भी करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी चीज़ को जैसे 150 ईयर्स, 100 ईयर्स, 50 ईयर्स इस तरह से होते हैं तो वो इंपॉर्टेंट होता है। लिटरेचर, यूनेस्को साइट्स, जब ढोलावीरा का क्वेश्चन आया था तब ढोलावीरा वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो हड़प्पा और यूनेस्को को मिला के क्वेश्चन पूछा, अगेन कॉन्सेप्ट इंटरलिंकेज। ओके, नाउ सोर्सेज क्या होने चाहिए, ठीक है, बार बार रिआइटरेट करते हैं कि सोर्सेज स्टैंडर्ड सोर्सेज रेफर करो। ओके, सो ऑलवेज यूज एनसीईआरटीज। एंशिएंट सबसे पहले तो आप क्लास 6 से क्लास 12 के एनसीईआरटीज यूज करो। ओके, देन एंशिएंट के लिए अगर आप और थोड़ा पढ़ना चाहते हो तो आर एस शर्मा यूज करो। मिडीवल के लिए अगर आपसे हो पा रहा है तो आप सतीश चंद्रा कर लीजिए। ओके, अदरवाइज आप उसे स्किप कर सकते हैं और आप अपनी बेसिक एनसीईआरटीज क्लास 6 से क्लास 12 पर स्टिक कर सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर क्योंकि उसका वेटेज ज्यादा है तो वहां पर आपको ज्यादा एफर्ट देना पड़ेगा। सीसीआरटी, फाइन आर्ट्स और करंट अफेयर्स लिंकेज। ओके, सो ये कुछ बेसिक रिसोर्सेज है जो आप रेफर कर सकते हो। बट इस स्टेज पर, ओके, लाइक दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 26 प्रीलिम्स, अगर आपने नहीं किया है तो आप ये सोर्स यूज कर लो। बट अगर आप कर चुके हो और किसी और सोर्स से पढ़ रहे थे तो यू कैन कंटिन्यू विद दैट एज वेल। 27 के एस्पिरेंट्स डेफिनेटली इस सोर्स लिस्ट को यूज कर सकते हैं। तमिलनाडु एनसीईआरटीज भी पढ़ते हैं कुछ लोग, यस, यू कैन रेफर दैट एज वेल। देन डिफिकल्टी लेवल अगर हम देखें तो 30% स्टैटिक और 10% इजी क्वेश्चन होते हैं। ये तो आपको टारगेट करना ही है, ये आपके गलत नहीं होने चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने ज़्यादा मेहनत की है वो 60% में से भी कुछ क्वेश्चन सही कर सकते हैं जो कि मीडियम टू डिफिकल्ट लेवल के आते हैं। ओके,
आर्ट एंड कल्चर का ज्यादा वेटेज है और उसी से ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, स्पेशली जैसे बुद्धिज्म जैनिज्म से क्वेश्चन तो आते हैं लेकिन क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो चुका है। तो अगर आप उसे डिटेल में नहीं करोगे तो आई डोंट थिंक आप उसका भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। की टेकअवेज ये रहेंगे, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर का वेटेज सबसे ज्यादा है, ओके, तो उस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है आपको। क्रोनोलॉजी पर ध्यान देंगे, करंट अफेयर्स को इंटीग्रेट करेंगे और पीवाईक्यू प्रैक्टिस करेंगे एंड एनालाइज करेंगे। सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करनी है, पीवाईक्यूज को एनालाइज भी करना है। चलिए अब मैं कुछ पीवाईक्यूज के थ्रू आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगी जो कि आप यूज कर सकते हो इन एंशिएंट, मिडीवल एंड आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, तो देखो मैं बता रही थी कि इंटरलिंकिंग करनी होती है कॉन्सेप्ट्स की। दिस इज अ क्वेश्चन विच इज लिंक्ड, मतलब ये दोनों थीम्स से आया है, वैदिक एज एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, तो द फर्स्ट स्टेटमेंट ओवर हियर इज ऋग वैदिक आर्यंस यूज द कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट इन वॉरफेयर whereas people of Indus Valley civilization did not leave any evidence of using them। ठीक है, देखते हैं सही है कि नहीं। अब सेकेंड स्टेटमेंट है ऋग वैदिक आर्यंस न्यू गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर whereas Indus Valley people knew only copper and iron। एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टेटमेंट। आयरन तो डिस्कवरी वैदिक एज में हुआ है, तो इंडस वैली के लोगों को उसके बारे में कैसे पता होगा, गलत हो गया। ठीक है, ऋग वैदिक आर्यंस हैड डोमेस्टिकेटेड द हॉर्स, नो एविडेंस ऑफ इंडस वैली पीपल हैविंग अवेयर ऑफ दिस एनिमल। सही है, ठीक है। सेकंड गलत है तो बी हटा देंगे, डी हटा देंगे। अब थर्ड सही है तो बचा क्या, अब तुम्हें फर्स्ट स्टेटमेंट पता हो या ना पता हो तो भी ये सही होगा। यहाँ पर एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, जनरली क्या होता है कि एक पैटर्न बन गया कि यूपीएससी में एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स गलत होते हैं, तो जिसने ये एनी देख के गलत करेगा उसका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आप उसको सॉल्व कीजिए। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन विच इज फ्रॉम द गुप्ता डायनेस्टी। ओके, ये उस टाइम पे न्यूज में था। ओके, ये एरिया, सो एंड जनरली दिस इज रिलेटेड टू द टर्म्स, है ना, टर्म्स बेस्ड काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो टर्म्स के लिए आप क्या कीजिए कि जो आपकी बेसिक एनसीईआरटीज में टर्म्स है उनको प्रिपेयर कीजिए, पीवाईक्यूज में जो टर्म्स पूछे हुए हैं उनको प्रिपेयर कीजिए, और आपके मॉक्स में जो भी टर्म्स आ रहे हैं उनकी एक लिस्ट बना लीजिए आप इन सबकी, और इतना बेसिक करके जाइए। इसके बाहर जो आएगा वो किसी से नहीं होगा तो आपसे भी नहीं होगा, तो इट्स नॉट, वो कॉम्पिटिशन का पार्ट ही नहीं है। ओके, अल्टीमेटली यूपीएससी क्या है, इट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तुम्हें अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा मार्क्स लाने हैं, अगर तुम्हारे कॉम्पिटिटर को ही वो नहीं आता है तो इट डज नॉट मैटर देन, है ना। ओके, तो यहाँ पे ये देखो पूछ रहा है कि घंटशाला, कदुरा और चौल क्या है। सो दीज आर पोर्ट्स हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड। ओके, इट वाज इन न्यूज जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो करंट अफेयर से काफी ज्यादा आपको अपडेटेड रहना है। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ओके, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हम सीखेंगे कि कैसे आप एलिमिनेशन लगा सकते हो फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ गुप्तास अंटिल द राइज ऑफ हर्षवर्धना इन द अर्ली 7th सेंचुरी। ठीक है, यहाँ पे क्रोनोलॉजी भी सीखोगे आप और एलिमिनेशन भी सीखोगे। 7th सेंचुरी की बात चल रही है। ओके, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वर होल्डिंग पावर इन नदर्न इंडिया। ओके, गुप्तास, परमार्स, पुष्यभूति, मौखरीज, यादवास एंड मैत्रकास। ठीक है, अब यहाँ पे जो परमार है और यादवास है ये तो 10th सेंचुरी में थे। ओके, इसीलिए मैंने आपसे क्या बोला कि आपको क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए, एक ब्रॉड टाइमलाइन पता होनी चाहिए। एग्जैक्टली मैं नहीं कह रही हूं कि याद करो, है ना, बस जैसे ही आपने 2 हटाया, जैसे ही आपने 5 हटाया, ओके, 2 हटा दो जहां भी है, जहां भी 5 है वो हटा दो, एंड योर आंसर इज बी 1, 3, 4 एंड 6। नाउ इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम्हें पता हो मैत्रकास के बारे में, पुष्यभूतिस के बारे में, एक्सेट्रा, बट यहां से अब मैं आपको आगे का पीवाईक्यू एनालिसिस बताती हूँ कि आपको करना क्या है। ये आ गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, अब अगले साल देखो यूपीएससी इतना भी तो पागल है नहीं कि दोबारा सेम क्वेश्चन देगा तुमको। अब तुमको करना क्या है, पहले तो एक चीज अच्छे समझ आ रही है, गुप्तास के बारे में अच्छे से पढ़ना है, हर्षवर्धनास के बारे में पढ़ना है। ओके, देन इन डायनेस्टीज के बारे में गूगल सर्च करो और इन पे नोट्स बनाओ। ठीक है, या फिर आर.एस. शर्मा एनसीईआरटी में इनके बारे में दिया हुआ है, वहां जाके भी पढ़ सकते हो, तो जैसा भी आपको ठीक लगे, बट दिस इज हाउ यू नीड टू डू पीवाईक्यू एनालिसिस। सिर्फ ये बी आंसर देख लेने से पीवाईक्यू प्रैक्टिस नहीं होती है। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अगेन रिगार्डिंग द इवेंट्स। ओके, ध्यान से देखना, फिर से टाइमलाइन का एक क्वेश्चन है, कैसे क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है। राइज ऑफ प्रतिहास अंडर किंग भोज, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पल्लवा पावर अंडर महेंद्र वर्मन वन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चोला पावर बाय पुरंतक एंड पाला डायनेस्टी फाउंडेड बाय गोपाला। ओके, अब यहां पे देखो इंटरलिंकेज कैसे काम आता है। ये जो महेंद्र वर्मन था, ही वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ हर्षवर्धना। ओके, अब पाला डायनेस्टी हर्षा के तो बाद ही स्टैब्लिश हुई है। ओके, तो हमें समझ आ गया कि जो सेकंड है ये सबसे पहला है। ओके, अब सेकंड सबसे पहला है तो पहले तो ये सब हटा दो। ओके, देन पल्लवास के बाद ही पालास स्टैब्लिश हुए, तो देन वी हैव 4। बस आंसर आ गया आपका, ये भी हटा दो। बस इतनी एलिमिनेशन और इतनी बेसिक क्रोनोलॉजी अगर आपको आती है तो आप क्वेश्चन सही कर ले जाओगे।
अब ये पीवाईक्यूज देखकर ओके और ये टेक्निक्स देखकर आप खुद ही सोचिए कि क्या आपको एमैक स्किप करके जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ओके जिस बच्चे ने बस इतना सा कर लिया ओके वो तुमसे कितना आगे निकल गया ये सोच लेना। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द दिल्ली सल्तनत। लेकिन देखो अगेन कॉन्सेप्ट इंटरलिंकेज, विजयनगरा भी आ गया इसमें है ना, और चंगेज खान को भी रिलेट कर दिया इन लोगों ने। It was during the reign of Iltutmish that Genghis Khan reached the Indus in pursuit of the fugitive Khwarizm prince. ठीक है। It was during the reign of Muhammad bin Tughlaq that Taimur occupied Multan and crossed the Indus. देखते हैं ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है, it was during the reign of Dev Raya II of Vijayanagara Empire that Vasco da Gama reached the coast of Kerala. अब यहां पर देखिएगा आप लोग, अगेन बेसिक इंफॉर्मेशन होगी, सही हो जाएगा। देव राया टू ओके विजयनगरा एम्पायर के बारे में नॉलेज होगी ना तो भी सही हो जाएगा तुम्हारा। देव राया तो 1446 में ही मर गया। वास्को दा गामा बच्चे को पता है कि 1498 में आते हैं, तो थर्ड स्टेटमेंट तो गलत हो गया। ओके अब तुम एटलीस्ट 50% तक तो पहुंच गए और यूपीएस 50% मतलब अब 50% चांस है कि तुम्हारा आंसर सही होगा। ओके तो इतना रिस्क तो लेना पड़ेगा देखो आईएएस बनने के लिए है ना, और लाइक एटलीस्ट आप 50% प्रोबेबिलिटी तक पहुंच गए तो नाउ आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही करना है। ठीक है अब आपको सेकंड स्टेटमेंट पता है तो और भी अच्छी बात है। तो देखिए फर्स्ट तो सही है ओके ये हमें पता चल गया। अब सेकंड पे आपको सोचना है। अब देखो अभी मैंने क्या बोला कि दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक इंपॉर्टेंट है। अब मोहम्मद बिन तुगलक इंपॉर्टेंट है तो अगर तुम उसे अच्छे से पढ़ के गए हो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि यार ऐसा कुछ तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर नहीं हुआ। सेकंड भी गलत हो गया। सो नाउ वी गॉट द आंसर ए, दैट इज वन ओनली। This was during the time of Firoz Shah Tughlaq and not Mohammed bin Tughlaq. Okay. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following rulers of medieval India gave permission to the Portuguese to build a fort at Bhatkar? अभी थोड़ी देर पहले बताया था विजयनगरा में कृष्णदेव राया पढ़ के जाना है। ओके द आंसर ओवर है कृष्णदेव राया। अच्छे से पढ़ के जाओगे तो सॉल्व कर लोगे। अलबुकर्क के कहने पर उसने पोर्तुगीज लोगों को परमिशन दी थी कि फोर्ट बनाएंगे भटकल में। ओके चलिए ये देखते हैं अगेन टर्म्स बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है ये पढ़ने पड़ेंगे टर्म्स आपको इन सब। अब इसमें देखो एरीपत्ती लैंड रेवेन्यू फ्रॉम विच वॉज सेट अपार्ट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द विलेज टैंक। एब्सोल्युटली राइट, दिस इज व्हाट वी मीन बाय एरीपत्ती। तन्नीयूर्स विलेजेस डोनेटेड टू अ सिंगल ब्राह्मण और अ ग्रुप ऑफ ब्राह्मण्स। नो तन्नीयूर्स जो था इट वॉज अ विलेज अंडर द चोला डिविजन। ओके तो सेकेंड आपका गलत हो गया। घटिकास कॉलेजेस जनरली अटैच टू द टेम्पल्स, दिस इज राइट। ओके सो द आंसर विल बी डी, दैट इज 1 and 3। ये टर्म्स आपको याद करने पड़ेंगे। ओके जो भी यूपीएससी पीवाईक्यूज में है, करंट अफेयर्स मटेरियल में आपको मिलते हैं, मॉक्स में और एनसीईआरटीज में, वो आपको याद करना पड़ेगा। नाउ बुद्धिज्म पे क्वेश्चन आ गया। स्थावीर वदंस बिलोंग टू महायान बुद्धिज्म। लोकोत्तर वदन सेक्ट वॉज एन ऑफशूट ऑफ महाशंगिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। द डाइटिफिकेशन ऑफ बुद्धा बाय महाशंगिकास फोस्टर्ड द महायान बुद्धिज्म। ओके अब देखो अगर तुमने बेसिक बुद्धिज्म जैनिज्म पढ़ा है तो थर्ड स्टेटमेंट तो सबको पता होगा कि हाँ महायान बुद्धिज्म में डाइटिफिकेशन होता है। तो मतलब आंसर बी या सॉरी बी सी और डी में से कुछ आंसर होगा, ए तो नहीं होगा। ठीक है अब यहां पर देखो पढ़ के ही जाना पड़ेगा। ओके अब इसके बाद कुछ ऐसा एलिमिनेशन काम नहीं करेगा। स्थावीर वदंस बिलोंग टू महायान बुद्धिज्म, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके स्थावीर वदन महायान बुद्धिज्म से बिलोंग नहीं करता है। ओके सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। लोकोत्तर वदन यस इट इज एन ऑफशूट ऑफ महाशंगिका सेक्ट, सो वी हैव द आंसर विच इज बी 2 and 3 ओनली। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, देखो पहले क्या होता था इनिशियली यूपीएससी बस बुद्धिज्म से क्वेश्चन पूछता है, फिर उसने देखा अरे यार ये तो बच्चे सॉल्व कर ले रहे हैं, बच्चों ने इसका मटेरियल खोज लिया है, तो यूपीएससी ने क्या करना शुरू किया कि उसने पहले बेसिक सेक्ट्स पर क्वेश्चन पूछना शुरू किया है ना, महायान हीनयान, फिर हम सब ने वो भी पढ़ लिया। तो अब यूपीएससी महायान और हीनयान के भी सेक्ट पे उतर आया है कि इसके अंदर जो डिविजन है वो बताओ अब तुम। तो अब तुमको क्या करना है, ठीक है, एक स्मार्ट एस्पिरेंट इसमें क्या करेगा, सारे सेक्ट्स पढ़ के चला जाएगा क्योंकि बुद्धिज्म जैनिज्म से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है तो अब यहाँ पर कैसे एनालिसिस करोगे, स्थावीर वदन के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ लो, लोकोत्तर वदन के बारे में पढ़ लो, और जो भी सेक्ट है सबके बारे में सबका निचोड़ बना के रट के चले जाओ एग्जाम में। ओके एस्पिरेंट्स, सो आई होप कि आप सभी लोगों को इस पीवाईक्यू एनालिसिस से काफी सारी ट्रिक्स सीखने को मिली होंगी। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।